हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करें डिमांड कॉन्सेप्ट को और 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे नोट्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर डिमांड को मैंने दिखाया है। डिमांड क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पर कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए तैयार है तो हम उसे डिमांड कहेंगे। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि एक व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, जो भी मॉडल उसको अच्छा लगता है, तो वो प्राइस 5 लाख 7 लाख जितना भी उसका रेट है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रेडी है खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब इसको आप डिमांड में इसको लेंगे। अदरवाइज़ आपकी विश है कि आप ये 10 लाख की गाड़ी लें, लेकिन आप वो प्राइस देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप जो है डिमांड, वो उस चीज़ को हम डिमांड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो he or she is absolutely ready to purchase the thing on that point of time and on that particular price also। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि विंटर का सीज़न है और आप किसी स्वेटर के लिए 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, बिल्कुल विंटर का सीज़न है ना। तो विंटर के सीज़न में तो आप देने के लिए तैयार हैं। अब अगर वो समर के सीज़न में भी सेम स्वेटर आपको 500 का मिलेगा एंड आप 500 अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे आप तैयार नहीं है, बिकॉज इस समय उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो प्राइस इस पर्टिकुलर टाइम पे आप रेडी नहीं है, बट विंटर में आप रेडी रहेंगे। तो ये फ़र्क है। तो दोनों चीज़ें मैटर करती है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम भी और पर्टिकुलर प्राइस भी। ठीक है, तो आई होप अब आप डिमांड को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई ये कहता है कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि 50 लाख के घर में रहना चाहता है, तो क्या आप इसे डिमांड मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं इसे डिमांड मानेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर और आगे चलते हैं और सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा हुआ, डिमांड फंक्शन और हिंदी के बच्चों के लिए मांग फलन। ठीक है, मांग फलन क्या होता है? ये एक ऐसा संबंध दर्शाता है जो कि एक मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में होता है। यानी डिमांड है, अब वो डिमांड किसी ना किसी चीज़ से तो अफेक्ट होती है ना, किसी चीज़ से अफेक्ट होकर बढ़ती है, किसी चीज़ से अफेक्ट होकर घटती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मांग बढ़ती है और घटती है, और किसके क्या होने, मतलब क्या होने से मांग बढ़ती है, क्या होने से मांग घटती है, ये जो रिलेशनशिप है इसी को हम मांग का फलन कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्राइस है, डिमांड जो है प्राइस से अफेक्ट होती है, तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है। तो ये रिलेशनशिप कौन दिखाता है? मांग का फलन दिखाता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है मांग का फलन दिखा रहा है। और भी इसके अलावा चीज़ें हैं जिससे डिमांड अफेक्ट होती है। ठीक है, बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि सर्दी का मौसम आ गया, तो अचानक आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी। तो आप समझिए मौसम के बदलने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ गया। तो ये जो चीज़ें क्या है जो डिमांड पे इफेक्ट करी, ये सारे के सारे मांग फलन के तत्व हैं, और ये डिमांड से उनका क्या रिलेशन है ये दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मांग को प्रभावित करने वाले सारे तत्व कौन से जो ये प्रभावित करते हैं। वो प्रभाव तो मांग फलन दिखाता है। ठीक है, और मैंने अंडरलाइन कर दिया और सर्कल कर दिया उन चीज़ों को जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड इज प्राइस ऑफ द गुड। किसी भी चीज़ की कीमत उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये हम सबको पता है। हाँ, क्योंकि हम सब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसका प्राइस देखते हैं। ठीक है ना, प्राइस ज़्यादा है तो चीज़ें कम बिकती हैं, प्राइस कम है तो चीज़ें अचानक, जैसे कोई डिस्काउंट देता है तो कैसे तुरंत ही उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब उसका प्राइस गुड्स की डिमांड पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी और उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस कितना है। ठीक है, अब रिलेटेड गुड कौन सी होती है ये मैं अलग से भी चीज़ को कवर करूँगी, अभी बता देती हूँ। रिलेटेड गुड में 2 कैटेगरी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूशनल गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अभी हिंदी में मुझे इसका वर्ड नहीं आ रहा, मैं अभी जब एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पूरा हिंदी में अच्छे से बताऊँगी। हाँ, पूरक वस्तु कहते हैं हम इसको। तो और सब्स्टिट्यूशनल गुड कौन सी होती है? जो कि मतलब कि किसी, अगर मान लो कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके स्थान पे अगर हम कोई और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूशनल गुड है। और एक ऐसी गुड जिसको हम यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ दूसरी गुड को यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, आप बिना पेट्रोल के तो आप गाड़ी चला नहीं पाएंगे। तो ये दोनों क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री हो गई।
अब आप चाय पी के शौकीन हैं, तो आज चाय नहीं मिल रही तो चलो आपने कॉफ़ी से ही काम चला लिया, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सब्स्टिट्यूशनल है। तो रिलेटेड गुड का कितना प्राइस है ये भी किसी चीज़ की डिमांड को बहुत अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि अगर प्राइस ऑफ द पेट्रोल हाइक हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या होगा, गाड़ी की डिमांड पे भी इसका फ़र्क पड़ जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का गाड़ी हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी कोई हो, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम की। अब इनकम भी उसी तरह जैसे प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी गुड्स का, वैसे ही किसी उपभोक्ता का इनकम का स्तर क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर चीज़ की आप ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर अचानक इनकम लेवल घट जाएगा तो डिमांड जो है कम हो जाएगी। अब कोरोना काल में ये हमने देख ही लिया, क्योंकि अचानक बहुत सारे सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन हो गए और लोग इनकम कम हो गई, तो मार्केट में डिमांड ही नहीं बची। तो इसका मतलब अब लोग घटा के भी बेच रहे हैं, कपड़े या दूसरी चीज़ें के दाम जो है कम भी हो गए। ऑटोमोबाइल्स सस्ती बिकने लग गई, कपड़े भी सस्ते बिकने लगे, बहुत सारी चीज़ें के बहुत हैवी डिस्काउंट पे बिकने लगे, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे थे। मतलब प्राइस के कम होने पे भी लोग डिमांड नहीं बढ़ा रहे, बिकॉज इनकम लेवल ही नहीं है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का, लोगों का इनकम लेवल भी बहुत मैटर करता है। तो ये एक और तरीका हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या चीज़ें हैं कि आपकी पसंदगी किस चीज़ के लिए, आपकी प्रेफरेंस किस चीज़ के लिए। अब कोई चीज़ अगर फैशन में है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। कोई चीज़ फैशन में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी कोई चीज़ आपको पसंद ही है, ठीक है। तो वो चीज़ जब आपको पसंद है, जैसे कोई कोई पेन होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो जाता है, हर कोई उस पेन को ख़रीदता है, तो फेमस हो जाती है वो चीज़, टेस्ट में आ जाती है लोगों के। तो उसका प्राइस अगर थोड़ा बढ़ा भी दिया जाएगा, मान लीजिए मेरी एक फ़र्म है और उसमें मैंने पेन निकाले और वो पेन बहुत ही लोगों को पसंद आए, तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि मेरी चीज़ की इतनी डिमांड है, तो मैं आराम से प्राइस बढ़ा सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है मेरी प्रोडक्ट के प्रेफरेंस की, मेरे प्रोडक्ट के टेस्ट की, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ये सारे तत्व, ये सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 प्राइस, 2 उसका रिलेटेड गुड्स का प्राइस, नंबर 3, हाँ, तो नंबर 3 जो है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड या सब्स्टिट्यूशनल गुड का क्या प्राइस है, और फिर इनकम क्या है पर्सन की, लोगों की क्या लेवल है, कहीं घट तो नहीं रहा बहुत ज़्यादा, और प्रेफरेंसेस किस चीज़ के लिए। तो ये सारे चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और ये रिलेशन कि वो किस चीज़ के बढ़ने से बढ़ रही है डिमांड, किस चीज़ के घटने से घट रही है डिमांड, ये मांग फलन का जो है एरिया है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूशनल गुड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अलग से टॉपिक कवर करूँगी, ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और सीख लेते हैं इसमें। अब आता है कॉन्सेप्ट, मांग जब कीमत से प्रभावित होती है तो क्या होता है, कीमत के बढ़ने से, ऑब्वियसली अगर कीमत बढ़ गई तो आपने चीज़ की डिमांड घटा दी, और कीमत के घटने से डिमांड बढ़ा दी। ये नियम हमको मार्केट में हमेशा देखने को मिलता है, जब तक कि कोई बड़ा रीज़न ना हो, ठीक है। तो द डिमांड ऑफ द गुड्स विल हाइक व्हेन द प्राइस गोज़ डाउन, ठीक है। जब प्राइस नीचे जाएंगे तो डिमांड हाइक करेगी, एंड व्हेन द प्राइस हाइक द डिमांड गोज़ डाउन। जब प्राइस डाउन जाएंगे देन डिमांड गोज़ हाइक। तो इस तरह से नियम चलता है, यानी कि कीमत का प्रभाव एकदम उल्टा पड़ता है मांग पर। कीमत के बढ़ने से मांग घटती है, कीमत के घटने से मांग बढ़ती है, इन दोनों के बीच अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर कोई मतलब ये क्वेश्चन आता है कि डिमांड और कीमत के बीच कैसा रिलेशनशिप है, तो ये एक अपोजिट रिलेशनशिप है, एक व्युत्क्रम वाला रिलेशनशिप आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो इस तरह से मांग, और इस बात को हम कहते हैं, ये जो रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया इसको बोलते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ द डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और लॉ ऑफ द डिमांड में हमेशा ध्यान रखिए, ये किससे रिलेटेड है, प्राइस ऑफ द गुड से। ये इनकम लेवल से रिलेटेड नहीं है, किसी और तरह की गुड से रिलेटेड नहीं है। जब भी अगर क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ द डिमांड जो है मांग का किसके साथ संबंध दर्शाता है, तो आप बताएंगे कि कीमत के साथ। और कैसा संबंध दर्शाता है, उल्टा,
व्युत्क्रम संबंध है इसका, ठीक है, अपोजिट उल्टा रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, एक के घटने से दूसरा बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं। और जो मांग का नियम है इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा नियम है, एक्सप्लेन आप चाहे जितना भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मांग जो चेंज, अभी हमने डिस्कस किया था मांग का नियम, ठीक है। मांग में चेंज आता है, मांग में चेंज तो बहुत रीज़न से आता है, लेकिन जब वो कीमत की वजह से आता है तो हम उसे मांग का नियम बोलते हैं। अब मांग में देखो चेंज कैसे आते हैं। जब मांग में चेंज कीमत की वजह से होता है, मैंने क्या लिखा है, मांग का विस्तार और संकुचन कीमत, आपको ब्रैकेट में लिख के दिया कीमत, यानी कि जब कीमत की वजह से चेंज होगा तो इस चेंज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। और हिंदी में बोलेंगे मांग का विस्तार और संकुचन। जब कीमत के घटने से मांग बढ़ेगी तो ये मांग का विस्तार हो रहा है, ये मांग का एक्सटेंशन हो रहा है। और जब कीमत के बढ़ने से मांग घट जाएगी तो मांग का संकुचन हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जो हिंदी में लिखा है उससे थोड़ा सा अपोजिट फॉर्मेशन है, इंग्लिश में लिखेगी विस्तार यानी एक्सटेंशन और संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कीमत की वजह से मांग का बढ़ना घटना होता है तो इसे विस्तार और संकुचन कहा जाता है। और अगर मांग बढ़ती या घटती है किसी अन्य कारण से, मान लो मौसम में कोई परिवर्तन आ गया, मान लो फैशन ही बदल गया उस चीज़ का, जैसे पहले अलग तरीके के टीवी चलते थे, अब बिल्कुल अलग ही फॉर्मेशन के टीवी चलने लगे, स्पेस कम घेरते हैं, तो एकदम आप समझिए ना उस चीज़ का फैशन ही बदल गया, तो उसका प्राइस कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिमांड अब दूसरी चीज़ की हो गई है, ठीक है। तो जब डिमांड जो है कीमत से अलग किन्हीं अन्य चीज़ों से प्रभावित होती है तो वो मांग का बढ़ना और घटना है, यानी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ या बढ़ना घटना कीमत से अलग संबंधित है, कीमत की वजह से नहीं बढ़ घट रहा, किसी और वजह से बढ़ घट रहा है। और अगर कीमत की वजह से बढ़ रहा है तो ये मांग का विस्तार और संकुचन हो रहा है। अब MCQs कैसे पूछे जाएंगे कि मांग का विस्तार और संकुचन किस तत्व की वजह से होता है, तो कीमत की वजह से। अच्छा, अगर मांग का बढ़ना और घटना किस वजह से होता है, तो वो अन्य कारणों से होता है, कीमत की वजह से बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये दो तरह का डिमांड का चेंज है और इसके रीज़न भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। हाँ जी, अब डिस्कस करेंगे मांग की लोच। मांग की लोच होती क्या है, मैंने वैसे डेफिनेशन अभी यहाँ डिस्कस नहीं करी, एक और जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें अलग से मांग की लोच को डिफ़ाइन करूंगी। मांग की लोच वैसे जनरली बता देती हूँ, होता क्या है, जब कीमत में परिवर्तन होने की वजह से मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, मांग में कितना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, तो ये जो मांग का परिवर्तन है कीमत की वजह से, इसी को मांग की लोच कहा जाता है, ठीक है। ये मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और हिंदी में हम कहेंगे मांग की लोच। अब ये मांग की लोच को नापा जाता है, इसको मेजर किया जाता है। इसके 3 मेथड हैं, परसेंटेज मेथड जिसे हम प्रतिशत मेथड बोलेंगे, प्रतिशत तरीका बोल सकते हैं आप हिंदी में, एक्सपेंडिचर मेथड यानी कुल खर्च, इस मेथड का नाम है कुल खर्च या व्यय मेथड बोलेंगे इसको। और एक होता है ग्राफिक मेथड जिसमें ग्राफ की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं, और ये मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी और आपको अच्छे से सिखाऊंगी कैसे कैसे ग्राफ डिफाइन होता है और मांग की लोच का पता चलता है, ठीक है। तो 3 मेथड है, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ग्राफिक मेथड। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मांग की लोच को निकालने का जो ग्राफिक मेथड है, ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा मेथड है, तो मान लीजिए कि बाकी सारे उल्टे पुल्टे लिख दिए और आपको एक ऑप्शन है ग्राफिक मेथड, तो आप चुन लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड है और परसेंटेज मेथड है। इन सारे मेथड्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। फिलहाल इसमें हमने थोड़ा सा फॉर्मूला ले लिया है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, ED मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। उसके बाद ये जो ट्रायंगल का साइन आपको दिख रहा है, आपको पता है ये डेल्टा है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा यानी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन डिमांड, प्राइस सॉरी। तो ऊपर आप लिखेंगे क्वांटिटी में कितना चेंज आया, प्राइस के चेंज होने से, प्राइस में कितना चेंज आया, ऊपर क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, इनटू मल्टीप्लाई में पुराना प्राइस ऊपर और पुरानी क्वांटिटी नीचे।
अब एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कॉपी लेनी है, ठीक है, तो पहले 20 रुपये की कोई कॉपी आती थी और आप 5 कॉपी लेते थे। अब वो कॉपी जो है 40 रुपये की आने लगी, तो आपने सोचा चल भाई 3 में काम चला लेते हैं, थोड़ा सा वो किफ़ायत करते हैं, है ना। तो आपने प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटाया, तो आपने 10 तो आपने क्या करा, पहले 20 रुपीज़ की थी, 5 कॉपी लेते थे, अब आपने 40 रुपीज़ की हो गए, 3 कॉपी लेने लगे, तो आपने जो प्राइस था वो 20 से 40 हो गया, ठीक है। तो प्राइस चेंज 20 रुपीज़ का है। और आपने कॉपी जो डिमांड थी, जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है, वो कितनी थी, पहले 5 आपने ली, अब आप 3 लेने, और इस तरह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 20 घटी है, और क्वांटिटी प्राइस जो कितना बढ़ा है, 20 प्राइस बढ़ा है, और 20 आपकी जो क्वांटिटी थी वो घट गई है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें रख लेंगे और आसानी से आ जाएगा। वैसे मैं कैलकुलेट करने आपको सिखाऊंगी, सारी चीज़ सिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सारा कुछ जो किया है उसका क्विक रिवीजन, मांग की डेफिनेशन सीखी आपने, लॉ ऑफ डिमांड सीखा आपने, ठीक है, मांग फलन सीखा आपने, और उसके बाद आपने मांग की लोच के कितने मेथड है, 3 मेथड है। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि मांग की लोच को नापने के कितने मेथड हैं, तो वहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4, तो आपको 3 यानी 3 वाला 3 मेथड है, उस पर टिक करना है। तो आई होप बहुत ही आसानी से मेन चीज़ें मैंने करा दी, और जिनके बारे में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, और फिर हम और आगे वीडियो में इसका आगे का सारा चीज़ कवर करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। आई होप सबको समझ में आया होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस पे आपकी तैयारी होगी बहुत ही अच्छी। सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ